सैंड एंड सस्टेनेबिलिटी रिपोर्ट ऑफ यूनाइटेड नेशन एनवायरनमेंट प्रोग्राम, रिसेंटली इन्होंने एक लैंडमार्क रिपोर्ट रिलीज करी है, सैंड एंड सस्टेनेबिलिटी एन एसेंशियल रिसोर्स फॉर नेचर एंड डेवलपमेंट। ठीक है जी, ये अभी एक जो हम लोग के पास एक रिपोर्ट है रिलीज करी है, जिसमें कि यूनेप ने सैंड का इंपॉर्टेंस, ठीक है जी, रेत है इसका इंपॉर्टेंस बताया है, और ये बताया है कि वाटर के बाद सबसे ज़्यादा एक्सट्रैक्ट की जाने वाला मटेरियल हमारी दुनिया में क्या है, दैट इज सैंड। ठीक है जी, ओनली वाटर के बाद जो सेकेंड चीज़ है जो हम सरपास कर रहे हैं इन यूजिंग इन बेसिकली एक्सट्रैक्ट करके यूज़ करने एज अ रिसोर्स की तरह, दैट इज सैंड। एंड ये भी बात करिए कि जो सैंड एक्सट्रैक्शन है वो बहुत ज़्यादा अनसस्टेनेबल लेवल पे पहुंच गया, जिसके कारण काफ़ी ज़्यादा इकोलॉजिकल एंड जो क्लाइमेटिक इश्यूज हैं वो हो सकते हैं। ठीक है, तो इसके बारे में हम लोगों ने थोड़ा डिस्कस करना है, सैंड एंड सस्टेनेबिलिटी। अब सबसे पहले सैंड का इतना ज़्यादा एक्सट्रैक्शन क्यों हो रहा है, थोड़े से रीजंस हम लोग जानते हैं जो यूनेप बात करता है। सैंड का एक्सट्रैक्शन इस जाइगेंटिक प्रोपोर्शंस तक कैसे पहुंच गया, तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है इसके अंदर, दैट इज अर्बनाइजेशन एंड पॉपुलेशन। ठीक है, सो जो हमारा पॉपुलेशन ग्रोथ हुआ है, आज हम लोग 8 बिलियन प्लस लोग हैं, एंड ये 8 बिलियन लोग जो हैं क्या है, इनकी जो एस्पिरेशंस है दैट इज टू लिव इन एन अर्बन एरिया। सो अर्बनाइजेशन बहुत रैपिडली हो रही है, और पॉपुलेशन एक्सप्लोजन के कारण एवरीबडी वांट्स टू लिव इन अर्बन एरियाज। टुडे अगर मैं बात करूं 45% ऑफ द वर्ल्ड जो है वो शहरों में रह रहा है। तो ग्लोबल अर्बन एक्सपेंशन हमने एक बहुत ही बड़े स्केल में देखा है, और इस स्केल से जब अर्बन डेवलपमेंट होता है तो अर्बन जो इंफ्रास्ट्रक्चर है इट टेक्स अ लॉट ऑफ सैंड, बिकॉज अगर हम रोड इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करें, अगर हम लोग हाउस कंस्ट्रक्शंस की बात करें, अगर हम लोग और जो इस्टेब्लिशमेंट है, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट्स हैं, इनके बारे में बात करें, ठीक है, इस सब चीज़ में सैंड जो है वो बहुत ही बेसिक रिसोर्स बनता है जो हमें चाहिए होता है। एंड दैट इज व्हाट हैज हैपेंड इज पर कैपिटा, अकॉर्डिंग टू यूनेप की जो रिपोर्ट है उसमें पर कैपिटा जो एवरेज बिल्डअप एरिया है हमारे जो भी अर्बन एरियाज में, दैट हैज इंक्रीज फ्रॉम 43 स्क्वायर मीटर्स टू 63 स्क्वायर मीटर्स। दैट मीन्स धीरे धीरे करके अर्बनाइजेशन इंक्रीज हो रही है, अर्बन एरियाज में जो नंबर ऑफ या स्ट्रक्चर्स हैं वो इंक्रीज हो रहे हैं, और स्ट्रक्चर्स का साइज भी इंक्रीज हो रहा है। इन सब में क्या लगता है, सैंड लगता है। ठीक है जी, सैंड की बहुत ज़्यादा रिसोर्स यूटिलाइजेशन या एक्सट्रैक्शन हम लोग कर रहे हैं। ठीक है, इसके अलावा टेक्नोलॉजिकल डिमांड भी है। ठीक है, अब सिलिकॉन बेस्ड जितनी भी इंडस्ट्रीज हैं, आप देखो अब आगे का ज़माना जो है वो एआई बेस्ड ज़माना है। हम लोग माइक्रो प्रोसेसर्स हैं, चिप्स हैं, सर्किट्स हैं, इंटीग्रेटेड सर्किट्स आईसीज है वो बना रहे हैं। ऑल ऑफ दी सिलिकॉन बेस्ड इंडस्ट्रीज जो है दे रिलाई ऑन वेरी हाई प्योरिटी सैंड, एंड जैसे जैसे हम लोग जो है इसको इन इंडस्ट्रीज को रैपिडली एक्सपैंड कर रहे हैं, हमें सैंड की जरूरत जो है और ज़्यादा पड़ रही है। ठीक है, सोलर पैनल्स है उसके अंदर हम लोग सिलिकॉन को यूज़ करते हैं। सिलिकॉन कहाँ से आती है, सैंड से आती है, हाईली प्योरीफाइड सैंड से आती है। तो इंडस्ट्रियल यूसेज है, अर्बन यूसेज है, इस सब से हम लोग सैंड कर रहे हैं। हम लोग लैंड फिलिंग, अगर मैं एग्जांपल दूं जैसे कि लैंड फिलिंग हम लोग करते हैं, ठीक है, अर्बन एरियाज में जैसे घर बनाते हैं तो लैंड फिलिंग की जाती है। सिमिलरली कोस्टल एरियाज में हम लोग लैंड फिलिंग करते हैं ताकि वेस्ट लैंड्स को रिक्लेम कर सकें। इन सब चीज़ों के लिए सैंड इस्तेमाल हो रही है। इसका प्योरली जो इस अनप्रेसिडेंटेड स्केल में हम लोग यूज़ कर रहे हैं कि ऑलमोस्ट 50 बिलियन टन जो है एनुअली हम लोग निकाल रहे हैं। 2020 की जो डेटा इन्होंने यूनेप ने दिया, 50 बिलियन टन हम लोग हर साल सैंड जो है निकाल रहे हैं, जो कि एक टाइम पे अराउंड 6-9 बिलियन टन होता था 1970s में। तो एवरेज जो ग्रोथ है हर साल 3.2% से ऊपर रही है, यहाँ पे ये बात कर रहे हैं। ठीक है, मार्केट स्केल की अगर बात करें तो ऑलमोस्ट 569 बिलियन डॉलर की ये इंडस्ट्री हो चुकी है, सैंड माइनिंग एंड सैंड एक्सट्रैक्शन। और इसी चीज़ से आपको आइडिया लग सकता है कि जो सैंड माइनिंग हमारे देश में माफिया है लिटरली, है ना। माफिया क्यों है, मतलब क्योंकि बहुत ज़्यादा पैसा इन्वॉल्व है, बहुत ज़्यादा पैसा बनता है और बहुत ज़्यादा डिमांड है। ठीक है, ये एक ऐसा बिजनेस है जिसमें डिमांड बहुत ज़्यादा है, और क्योंकि रेगुलेशंस हम लोग लगा रखे हैं बट रेगुलेशन कोई मानता नहीं है, डिमांड इतनी ज़्यादा है तो बहुत ज़्यादा पैसा बनता है, तभी माफिया है। ठीक है, आपने माइनिंग माफिया, सैंड माफिया के बारे में सुना होगा, कहाँ से निकल रहा है, क्यों, बिकॉज बहुत ज़्यादा वैल्यूएशन है इस मार्केट की। ठीक है, तो इन सब रीजन के कारण कहीं ना कहीं हम लोग देख पा रहे हैं कि भाई जो सैंड है ओवरली एक्सट्रैक्ट की जा रही है, और इंडस्ट्री में जो है यूज़ या इंडस्ट्री में इसकी जो सैंड माइनिंग की इंडस्ट्री है वो बहुत ज़्यादा फल फूल रही है। ठीक है कि नहीं। अब इशू क्या है, हम लोग को प्रॉब्लम क्या है, व्हाट इस बेसिक आइडिया वाई वी आर नॉट लेटिंग सैंड माइन। ठीक है, नदियाँ तो लेके आ रही हैं या कोस्टल एरियाज में सैंड आती है, ठीक है, इरोजन से आती है, उसके बाद जब डिपोजिशन होती है तो सैंड बनती है। प्रॉब्लम क्या है, प्रॉब्लम ये है कि इसके इकोलॉजी में बहुत सारे इम्पैक्ट्स हैं। देखो, कोई भी रिसोर्स की अगर मैं बात करूँ, रिसोर्स यूज़ करने के लिए है, डेफिनेटली है, बट सस्टेनेबिलिटी का ध्यान बहुत ज़्यादा रखना है कि भाई हम लोग किसी चीज़ को ऐसा ओवरली एक्सट्रैक्ट ना करते कि उसके जो अनवांटेड अनवांटेड जो उसके रिजल्ट्स हैं, अनवांटेड कॉन्सिक्वेंसेस हैं, वो
कहीं इकोलॉजी को, इन्वायरमेंट को या इवन ह्यूमन इन्वायरमेंट को खराब ना करें, ठीक है। सो बहुत सारे इश्यूज हैं, ठीक है। बहुत ज़्यादा हम लोग जब रिवराइन डिग्रेडेशन करते हैं, हम लोग आसपास नदियों से माइनिंग करते हैं सैंड की, तो उससे क्या होता है, बैंक्स जो है वो कोलैप्स कर जाते हैं और आसपास का जो रिवर चैनल है वो डिस्टेबलाइज कर जाता है, ठीक है। हम लोग टिपिकली हमारे नॉर्थ इंडियन रिवर्स में देखते हैं, जब इस तरह की माइनिंग की जाती है तो क्या होता है, रिवर जो है वो अनस्टेबल हो जाती है, और जब भी नदी में बहुत ज़्यादा तूफान आता है, बहुत ज़्यादा जो है नदी में बाढ़ आती है, फ्लड्स आते हैं, तो उससे क्या होता है कि ये बैंक्स जो है वो कोलैप्स कर जाते हैं, रिवर चैनल जो है वो डिस्टेबलाइज हो जाता है, जिसके कारण बहुत ज़्यादा जानवर माल का नुकसान होता है, ठीक है। सो दिस इज वन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट इम्पैक्ट। और घूम फिर के कहाँ पे, ह्यूमन एनवायरनमेंट के ऊपर तो इम्पैक्ट हो रहा है इसका, है ना। ग्राउंड वाटर डिप्लीशन। अब वाटर क्या करता है, लाइक ये जो सैंड है क्या करता है, ये एक तरह से स्पंज की तरह काम करता है, पानी जो है वो क्या करता है, वो एब्जॉर्ब होता है, ठीक है कि नहीं। यस, इलीगल माइनिंग, लॉट ऑफ इलीगल माइनिंग हैपनिंग, ठीक है ना। तो स्पॉन्ज की तरह है सैंड। सैंड क्या करेगा, पानी को जो है वो एब्जॉर्ब करेगा और नीचे ग्राउंड वाटर को रिचार्ज करने में हेल्प करता है, ठीक है। ऊपर सैंड नहीं होगी तो क्या होगा, बेसिकली जो नीचे सेडिमेंट से कंपैक्टेड रहेंगे, पानी जो है उससे रन ऑफ कर जाएगा, जो आपका ग्राउंड वाटर है वो रिचार्ज नहीं होगा, तो वाटर टेबल ड्रॉप होता है, ठीक है। सिमिलरली बायोडाइवर्सिटी लॉस। अब देखो, जो सैंड है वो अजीवित नहीं है, जीवित है। इसमें बहुत सारे आपको ऑर्गेनिजम्स मिलते हैं, बहुत सारे बेंथिक क्रीचर्स हैं, फिशेस हैं, क्रस्टेशियंस हैं, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं। तो एक बेंथिक जो इकोसिस्टम है वो आपको यहाँ पे मिलता है। जब भी हम ड्रेजिंग करते हैं, जब भी हम सैंड माइनिंग करते हैं, ये इकोसिस्टम जो है डिस्ट्रॉय होता है, और कहीं ना कहीं ये इकोसिस्टम के नेगेटिव इफेक्ट्स घूम फिर के हमारे ऊपर आते हैं, ठीक है कि नहीं। अब कोस्टल एरियाज में जब हम इस तरह की माइनिंग करते हैं तो उससे क्या होता है, माइनिंग करने से ये सैंड जो है एक तरह से बैरियर की तरह काम करता है, ठीक है। जो कोस्टल पानी है, जो सॉल्ट वाटर है, इसको इनलैंड आने नहीं देता, इनलैंड एक्वाफर्स को खराब नहीं करने देता। बट जब हम लोग बहुत ज़्यादा माइनिंग करते हैं तो उससे क्या होता है, ये जो सॉल्ट वाटर है ये धीरे धीरे करके इंट्रूजन करता है हमारे ग्राउंड वाटर में, एक्वाफर्स में, और ये फ्रेश वाटर एक्वाफर्स को खराब करता है। एक बार एक्वाफर में सॉलाइन वाटर जब ऐड हो जाएगा तो उससे क्या होगा, अगेन ये सारा का सारा पानी पीने लायक नहीं रहेगा, यूज करने लायक नहीं रहेगा, ठीक है। तो दिस इज ऑल्सो हैपनिंग इन लॉट्स एंड लॉट्स ऑफ एरिया, स्पेशली जो आपके टापू देश हैं, लाइक जो आपके आइलैंड नेशन है, वहाँ पे ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम बनती जा रही है, ठीक है। हेल्थ रिस्क है, ठीक है। ऑब्वियसली जो इस तरह की फाइंड सैंड है, सिलिका है, डस्ट है, इसको हम लोग जब यूज़ कर रहे हैं या हम लोग जब माइन करते हैं तो इट प्रोड्यूसेस अ लॉट ऑफ हैजर्ड्स, नॉट ओनली फॉर दोज जो कि वहाँ पे काम कर रहे हैं, नॉट ओनली फॉर दोज वर्कर्स, बट आसपास का एरिया है वहाँ पे भी जब इस तरह के सैंड उड़ती है, जब इस तरह की माइनिंग होती है, तो ये सैंड जो है क्या करती है, पोल्यूशन का कारण बनती है एंड इफेक्ट्स हेल्थ हैजर्ड्स प्रोड्यूस करती है, ठीक है कि नहीं। एंड सबसे इंपॉर्टेंट बात, लाइवलीहुड इंपैक्ट करती है। जो कोस्टल एरियाज में, तटवर्ती इलाकों में लोग रह रहे हैं या नदी के किनारे जो लोग रह रहे हैं, जो अपनी लाइवलीहुड यहाँ से डराइव करते हैं, ठीक है, जैसे फिशरमैन है वो यहाँ से लाइवलीहुड डराइव करते हैं, तो जब इस तरह की इकोलॉजी को इफेक्ट किया जाता है तो उससे इनकी लाइवलीहुड इंपैक्ट होती है, ठीक है। ऑलमोस्ट 2.3 बिलियन पीपल जो हैं वो इस तरह के स्मॉल स्केल, इस तरह के कोस्टल या इस तरह के जो रिवर जो आपके एरियाज हैं, ठीक है, कोस्टल रीजन्स में या फिर जो रिवर के आपके फ्लड प्लेन्स है वहाँ पे रहते हैं और नदी से डायरेक्टली इनडायरेक्टली अपना या फिर ओशन से डायरेक्टली इनडायरेक्टली अपने लाइवलीहुड को ड्राइव करते हैं। तो ये भी जो है क्या होता है, इफेक्ट होता है। तो कुछ इम्पैक्ट्स हैं, ठीक है। कहने का मतलब यही है कि भाई अगेन हैज टू बी सस्टेनेबल, है ना। एनीवेज, इनिशिएटिव्स हम लोगों ने क्या लिए, अभी यूनेप ने क्या किया, यूनेप ने 10 पॉइंट एक्शन प्लान दिया है, ठीक है। इसी रिपोर्ट में बताया 10 पॉइंट एक्शन प्लान दिया कि भाई हम लोग ग्लोबल स्टैंडर्ड जो है वो बनाना चाहते हैं। 10 पॉइंट एक्शन प्लान में हमने ग्लोबल स्टैंडर्ड्स बनाने की बात करी है कि भाई हम लोग सैंड की एक्सट्रैक्शन है उसे किस तरह से सस्टेनेबल बनाएं एंड किस तरह से सर्कुलर इकोनॉमी को प्रमोट करें, इसके ऊपर ने 10 पॉइंट एक्शन प्लान दिया, ठीक है। आगे मैं बताऊंगा इसके ऊपर कि किस तरह से हम लोग जो है सर्कुलर इकोनॉमी इसके अंदर लेके आ सकते हैं। देन एक बहुत इंपॉर्टेंट सिस्टम रही और ये प्री के लिए इंपॉर्टेंट भी है, मरीन सैंड वॉश, ठीक है। एक स्पेशलाइज्ड डिजिटल प्लेटफॉर्म है जो क्या करता है, कोस्टल एरियाज में लार्ज स्केल ड्रेजिंग या इस तरह की माइनिंग एक्टिविटीज को वॉच करता है, ठीक है जी। और कहीं ना कहीं जो है इसके ऊपर जो एक ट्रैकिंग डेटा है, ठीक है, वो निकाल के इंटरनेशनल कम्युनिटी को देता है कि भाई देखो यहाँ पे ये माइनिंग हो रही है और इससे ये इश्यूज निकल के आ सकते हैं, ठीक है। तो दैट इज ऑल्सो बिन देयर, ठीक है। ये जो लार्ज स्केल एक्टिविटीज को ट्रैक करने का प्लेटफॉर्म बनाया हुआ है, ठीक है। इंडिया के लेवल पे हम लोगों ने क्या किया है, हम लोगों ने सस्टेनेबल सैंड माइनिंग मैनेजमेंट गाइडलाइन से 2016 में वो निकाली थी, जिसमें भी जब भी हम लोग माइनिंग करनी होती है उससे पहले यहाँ पे डिस्ट्रिक्ट सर्वे रिपोर्ट्स बनाई जाती है कि भी देखा जाता है कि भाई माइनिंग करने से पहले उस नदी है उसके बेसिन में कितनी रिवर, कितना सैंड है, कितनी जो है वो सैंड पिछले साल में रिप्लेनिश हुई है और कितना उसे माइन किया जा सकता है, कितना सस्टेनेबली उसे माइन कर सकते हैं, ठीक है। इसको हम लोग देखते हैं। सिमिलरली हम लोग ने 2020 में एक एनफोर्समेंट एंड मॉनिटरिंग गाइडलाइंस निकाली थी। इसमें हम क्या करते हैं, हम लोग जो IT इनेबल्ड ट्रैकिंग करते हैं
इलीगल माइनिंग की, जिस एरियाज में इलीगल माइनिंग हो रही है वहाँ पे आईटी के साथ, लाइक इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के साथ हम लोग जनरली क्यूआर कोडेड ट्रांजिट पैसेजेस या फिर जो आपके टोल एरियाज हैं वहाँ पे हम लोग इन इलीगल माइनिंग के जो इक्विपमेंट यूज़ किए जाते हैं, जो ट्रांसपोर्ट के लिए व्हीकल यूज़ किया जाता है, उनको हम लोग कहीं ना कहीं मॉनिटर करते हैं। ये हमने काम किया, ठीक है। बट हमें पता है कि इन्फोर्समेंट जो है इतनी ज़्यादा स्ट्रांग नहीं है, ठीक है। नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल जो है यहाँ पे हम लोग देखते हैं काफ़ी ज़्यादा एक्टिव है सैंड माइनिंग के लिए, ठीक है, रिवर्स के ऊपर। इन्वायरमेंटल क्लियरेंसेस के बिना जो है जनरली इन्होंने बहुत जगहों में रोक लगाई है कि भाई सैंड माइनिंग नहीं कर सकते। तो कुछ इंडिया लेवल पर हम लोगों ने काम किया, बट अगेन इतना ज़्यादा स्ट्रांग नहीं है। हम लोग अगर ग्राउंड लेवल पर बात करें तो जो सैंड माइनिंग है इट इज़ वन ऑफ द एक्टिविटीज जहाँ जिसको कि कर्ब करना बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट रहा है स्टेट्स के लिए। एंड अगेन वी कैन सी वाई, बिकॉज इट इज़ अ वेरी प्रॉफिटेबल इंडस्ट्री, ठीक है। सो व्हाट रिकमेंडेशंस आर हैज़ बीन गिवन बाय यूनेप, क्या इस रिपोर्ट में क्या रिकमेंडेशन दिए गए हैं वो हम लोग समझते हैं। पहला कि सैंड को जो है एक तरह से स्ट्रैटेजिक रिसोर्स की तरह जो है देखा जाए, उसको एक स्ट्रैटेजिक रिसोर्स का स्टेटस दिया जाए, ठीक है कि नहीं। इसे ये सब जैसे हम लोग अब बात कर रहे हैं, जैसे लिथियम है अब एक स्ट्रैटेजिक रिसोर्स है, ठीक है, क्रिटिकल मिनरल है, स्ट्रैटेजिक रिसोर्स है, तो उसको उसकी माइनिंग से लेके उसकी सप्लाई चेन को, सब चीज़ों को जो है बहुत ज़्यादा माइन्यूटली देखा जाता है और उसको जो है ऑर्गेनाइज एंड रेगुलेट किया जाता है। तो सेम तरह से ये बोल रहे हैं कि भाई स्ट्रैटेजिक रिसोर्स बनाया जाए सैंड को, ताकि इसकी जो है हम लोग इसको एक अनलिमिटेड कमोडिटी की तरह ना समझे कि नदी दोबारा आएगी अगले साल फिर सैंड लेंगे, ऐसा ना समझे। इसको जो है उस हिसाब से यूज एंड यूटिलाइज किया जाए, ठीक है जी। सेकेंड, सर्कुलर इकोनॉमी के लिए ये क्या बात कर रहे हैं कि भी मैन्युफैक्चर्ड सैंड का इस्तेमाल किया जाए। मैन्युफैक्चर्ड सैंड क्या है, जो भी हमारा कंस्ट्रक्शन का वेस्ट है कहते हैं उसको दोबारा यूज किया। सर्कुलर इकोनॉमी का मतलब क्या होता है, उसका मतलब होता है कि भाई जो चीज़ आपने यूज करी उसे आप दोबारा रीयूज एंड रिसाइकल करें, ठीक है, सो दैट आपको न्यू इनपुट की जरूरत कम पड़े एंड आप जो इनपुट्स ऑलरेडी इकोसिस्टम या इकोनॉमी में है उसको आप बार बार इस्तेमाल कर सके, ठीक है। तो मैन्युफैक्चर्ड सैंड क्या है, जो क्रश रॉक्स हैं, रॉक है उसको क्रश किया जाए, जो कंस्ट्रक्शन वेस्ट है उसको क्रश किया जाए और उससे जो सैंड बन के निकले उसे मैन्युफैक्चर्ड सैंड बोला जाता है। तो कहते हैं इसको यूज किया जाए। सो ये क्या करेगी, ये प्रेशर सैंड के ऊपर जो माइनिंग का प्रेशर है उसको कम करेगी, ठीक है। गवर्नेंस सिस्टम को स्ट्रेंथन करने की बात कर रहे हैं। क्यूमुलेटिव इंपैक्ट असेसमेंट जो है, जो भी लार्ज स्केल ड्रेजिंग या माइनिंग एक्टिविटीज की जाती है उसकी क्यूमुलेटिव इंपैक्ट असेसमेंट की जानी चाहिए, ये बात कर रहे हैं वो। एंड नो गो जोन्स बनाने की बात करते हैं कि भी ऐसी जगह जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है बायोडाइवर्सिटी को लेके, इकोसिस्टम को लेके, इसको हम लोग किसी तरह से इंश्योर करें कि यहाँ पे किसी भी तरह की माइनिंग एक्टिविटी नहीं हो रही। नो गो जोन्स बनाने की बात करते हैं, ठीक है कि नहीं। लास्ट जो है ट्रांस बाउंड्री कोऑपरेशन की बात करते हैं, क्योंकि देखो नदी जो है वो तटवर्ती जो इलाका है वो किसी एक देश के पास तो है नहीं, ठीक है ना। कोई नदियां हैं जो, कई नदियां हैं वो इंटरनेशनल रिवर्स हैं, ठीक है, उनके लोअर रिपेरियन कंट्रीज अलग हैं, अपर रिपेरियन कंट्रीज अलग हैं। तो वहाँ पे एक तरह से कोऑर्डिनेशन की बात करिए कि ट्रांस बाउंड्री कोऑर्डिनेशन होना चाहिए, इंटरनेशनल प्रोटोकॉल्स बनाए जाने चाहिए ताकि इस शेयर्ड रिवर बेसिन्स को मिल के मैनेज किया जा सके, सस्टेनेबली मैनेज किया जा सके, ठीक है। तो इस तरह की कुछ बातें इस रिपोर्ट में बोली गई हैं। मेंस के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्यों, बिकॉज इस तरह की रिपोर्ट में बहुत सारा ऐसे आपको मटेरियल मिल जाएगा जो आप यूज़ कर सकते हैं अपने एग्जाम में लिखने के लिए, ठीक है। सो दिस वॉज द रिकमेंडेशंस यूनेप ने दी है, ठीक है। अब टू कंक्लूड, बेसिकली हम लोग क्या बात कर रहे हैं कि भाई जो ग्लोबल इकोनॉमी है उसकी फाउंडेशन फाइनाइट रिसोर्सेज के ऊपर, ठीक है। वी नीड टू अंडरस्टैंड दैट दिस इज अ फाइनाइट रिसोर्स एंड इट इज डिप्लीटिंग इफ वी आर नॉट यूजिंग सस्टेनेबली, it will deplete and it will bring ecological disasters, ecological problems to us, ठीक है कि नहीं। तो हमें बैलेंस करने की जरूरत है डेवलपमेंट को प्रिजर्वेशन के साथ, हमेशा हमें बैलेंस की बात करनी है, ठीक है। सस्टेनेबिलिटी का मतलब भी क्या होता है, बैलेंस करें डेवलपमेंट को प्रिजर्वेशन के साथ, ताकि हम इंश्योर कर सकें कि जो हमारे इकोसिस्टम्स हैं वो कोलैप्स नहीं कर रहे हैं, ठीक है। दैट इज व्हाट आई वांटेड और दैट इज व्हाट दिस रिपोर्ट इज टॉकिंग अबाउट, ठीक है। अभी प्री के लिए बात करूं मैं तो यहाँ पे यूनेप आप देख रहे हैं, यूनेप इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। लाइक यूनेप के ऊपर क्वेश्चन एनी गिवन डे आ सकता है, बिकॉज ऑलमोस्ट हर रिपोर्ट में यूनेप का हिस्सा होता है। ऑलमोस्ट हर कन्वेंशन की बात करूँ तो वहाँ पे यूनेप जो है वो अपना रोल प्ले कर रहा है। यूनेप की अगर मैं थोड़ी सी बात करूँ तो 1972 में ये संस्थान बनाया गया था, यूनाइटेड नेशन एनवायरनमेंट प्रोग्राम। इसे वॉइस ऑफ एनवायरनमेंट इन यूनाइटेड नेशंस भी बोलते हैं। वॉइस ऑफ एनवायरनमेंट मीन्स, क्योंकि देखो यूनाइटेड नेशंस में क्या है, हर एक देश का कोई रिप्रेजेंटेटिव बैठता है ना, बट इसका एनवायरनमेंट का कोई रिप्रेजेंटेटिव नहीं, बिकॉज ये अपने आप में कोई देश नहीं है। तो इसके लिए हमने जब 1972 में एक कॉन्फ्रेंस करी थी जिसे हम स्टॉकहोम कॉन्फ्रेंस बोलते हैं, ठीक है। दिस वाज यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस ऑन ह्यूमन एनवायरनमेंट, UNCHE, ठीक है। इस टाइम पे हम लोगों ने क्या किया था, इस संस्थान को बनाया था ताकि ये संस्थान एनवायरनमेंट के लिए आवाज उठा सके और एनवायरनमेंट का डेटा, एनवायरनमेंट के ऊपर जो मॉडल्स हैं, चीजें हैं, वो बता सके हमको, ठीक है। ओनली
इंटरनेशनल यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन है जो कि डेवलपिंग कंट्री में मिलती है। डेवलप कंट्री में इसका हेडक्वार्टर नहीं, डेवलपिंग कंट्रीज में है। नायरोबी केन्या में जो है इसके हेडक्वार्टर है। नायरोबी केन्या की कैपिटल है। पिछले बार हमने बात करी थी, ठीक है, प्लेसेस न्यूज़ में भी थी। सो 1972 में जो है इसको बनाया गया था। नायरोबी में इसके हेडक्वार्टर्स है और 193 इसके मेंबर्स है। इसकी गवर्निंग बॉडी को यूनाइटेड नेशन एनवायरनमेंट असेंबली बोला जाता है, ठीक है कि नहीं। बहुत सारे मैंने बताया ना कि मल्टीलेटरल एज एग्रीमेंट्स में यूनेप के अंडर किए हुए हैं, जैसे कि साइट्स है, ठीक है, कन्वेंशन ऑन इंटरनेशनल ट्रेड ऑन एंडेंजर्ड स्पीशीज ऑफ फ्लोरा एंड फौना, ये जो है इसके एजेस के अंडर बनाई गई। CMS है, इसको बनाया गया, ठीक है जी। वियना कन्वेंशन है जो कि ओजोन लेयर को प्रोटेक्शन करने के लिए, ये भी इसके अंडर है, यूनेप के अंडर बनाई गई है। बेसल कन्वेंशन है, बायोडाइवर्सिटी कन्वेंशन है, रोटरडैम कन्वेंशन है, ठीक है, हैजार्डियस केमिकल्स के ऊपर बनाई हुई है। स्टॉकहोम कन्वेंशन है, परसिस्टेंट ऑर्गेनिक पोल्यूटेंट्स के ऊपर बनाई हुई है। मिनीमाटा कन्वेंशन है, मर्क्यूरी के साइड इफेक्ट्स के ऊपर बनाई हुई है। सब की सब यूनेप के अंडर बनाई गई, ठीक है। बहुत सारी रिपोर्ट्स लेके आती है, ठीक है। जब मैंने आपके सैंड वाली रिपोर्ट, सैंड एंड सस्टेनेबिलिटी रिपोर्ट है, इसके बाद इमिशन गैप रिपोर्ट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, हर साल आती है, बहुत इंपॉर्टेंट रिपोर्ट है। इमिशन गैप रिपोर्ट, एडेप्टेशन गैप रिपोर्ट है, ग्लोबल एनवायरनमेंट आउटलुक आता है इसका, आयोन मिथेन रिपोर्ट है, ग्लोबल कूलिंग वॉच है, ठीक है जी, फ्रंटियर्स रिपोर्ट है, ठीक है। बहुत सारी इस तरह की रिपोर्ट है। स्टेट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट है, ये इसकी बहुत सारी रिपोर्ट्स हैं जो आती हैं और हर साल न्यूज़ में चलता है, ठीक है। सो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है।